फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। सत्ता पलट की इस घटना को जनता ने किस नजर से देखा, 10 तारीख को इसका जवाब मिल जाएगा। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि विधायकों के दल बदल करके सरकार गिराने को जनता ने सही माना या गलत। लेकिन ये सिर्फ विधायकों की नहीं, सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। और एक अग्नि परीक्षा है शिवराज कैबिनेट के उन 12 मंत्रियों की, जो हारे तो विधायकी तो जाएगी ही, मंत्री पद भी छिन जाएगा। बहरहाल ये अलग है कि हार से दूसरों की किस्मत खुलेगी। किस्मत खुलेगी उन पूर्व मंत्रियों की जिनका पिछली बार सिंधिया खेमे के मंत्रियों की संख्या ज्यादा होने के चलते नंबर नहीं लगा। अगर भाजपा इस उपचुनाव में बहुमत लायक सीटें जीत लेती है और कुछ मंत्री चुनाव हार जाते हैं, तो मंत्रिमंडल में उन पूर्व मंत्रियों को जगह मिल सकती है जो दोबारा कैबिनेट में शामिल होने के इंतजार में बैठे हैं। इसमें अजय विश्नोई, राजेंद्र शुक्ल, रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन और संजय पाठक के नाम शामिल हैं। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट की जीत हार भी इस वेटिंग लिस्ट को प्रभावित करेगी, क्योंकि चुनाव में जीत पर इनका मंत्री पद तय है। इनमें से कोई हारता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को फायदा होगा। चुनाव के परिणाम आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्णय के अनुसार समीक्षा हर विधानसभा क्षेत्र की होगी और उसके दृष्टिकोण से जो परिणाम सामने आएंगे, किसकी क्या भूमिका रही, किस प्रकार से किसने श्रेष्ठ कार्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार किया है और कौन कितना मेहनत से पार्टी को सफलता दिला पाया है, और अच्छे काम के लिए पुरस्कार भी कहीं ना कहीं पद्धति इस पार्टी की रही है। आने वाले समय का इंतजार कीजिए, उसके अनुसार पार्टी अपना तमाम प्रकार का जो आकलन है वो उसके अनुसार निर्णय भी लेगी। दूसरी तरफ अगर सीटों के अंकगणित में भारी उलटफेर कर कांग्रेस सत्ता में लौटती है, तो उन 9 दल बदलुओं की किस्मत खुल सकती है जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया। सत्ता में वापसी का मतलब होगा एक नया मंत्रिमंडल, और इस नए मंत्रिमंडल में दल बदलुओं का दबदबा रहना तय है। वैसे तो कमलनाथ को सदन में बहुमत के जादुई आंकड़े पर पहुंचने के लिए सभी 28 सीटों को जीतने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में जहां जहां हम लोग गए हैं या जहां जहां ड्यूटियां लगी थी, हमने अब की बार ये देखा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पूरी मेहनत कर रहा था और उसने पूरी मेहनत की भी है। लेकिन ये चुनाव आम जनता भी सड़कों पे आके लड़ रही थी। उसको दिमाग में था कि उसके साथ धोखा हुआ है और मुझे बदला लेना है ऐसे लोगों के साथ जो हमारे प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जिन लोगों ने मत को बेचने का काम किया है। ऐसे लोगों के बदला लेने के लिए आम आदमी भी अपना खेत छोड़ के सड़क के ऊपर चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ा था। इसलिए सरकार भी बनेगी और स्वाभाविक रूप से जो मेहनत करने वाले लोग हैं उसके हिसाब से जो है आगे उनका रास्ता। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में क्या मंत्रियों के हारने का मिथक पूरी तरह से टूट जाएगा, या फिर खुलेगी उन नेताओं की किस्मत जो वेटिंग लिस्ट में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर होगी कमलनाथ की वापसी जो भाजपा और बसपा से आए नेताओं का कद बढ़ा देगी। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। उपचुनाव में मतदान हो चुका है, अब रिजल्ट की बारी है और इस बीच जो है सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मतदान बहुत हुआ है, प्रतिशत बहुत हुआ है, तो दोनों पार्टी कांग्रेस बीजेपी दोनों अपने अपने उसको एनालिसिस कर रही है और कह रही है कि जो मतदान ज्यादा हुआ है उनके फेवर का हुआ है। बहरहाल 10 को तो रिजल्ट आ जाएंगे। किस जो मत पेटी में जो किस्मत है वो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो तो पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के 14 मंत्री 2 पहले रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि समय सीमा उनकी खत्म हो गई थी। तो ये 14 लोगों की किस्मत, क्या वो फिर से विधायक बन पाएंगे, फिर से मंत्री रहेंगे? और उनमें से जो हार जाएंगे, अगर हार जाते हैं तो जो वेटिंग लिस्ट के जो लोग हैं, जो पिछली बार जिनको अकोमोडेट नहीं कर पाई थी बीजेपी, जैसे कि राजेंद्र शुक्ल, रामपाल सिंह, अजय विश्नोई, गौरीशंकर बिसेन, संजय पाठक, ये बड़े बड़े नेता हैं, क्या इनकी किस्मत खुलेगी? या कांग्रेस जिस तरह से वो दावे कंटिन्यूस कर रही है, कमलनाथ जी कंटिन्यूस दावे कर रहे हैं कि
जनता ने उनको वोट दिया है, उनको जिताएगी। तो चलिए इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज सैनी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है। साथ में हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं मनोज ऊंटवाल जी और सुनील शर्मा जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मनोज ऊंटवाल जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप जिस तरह का भी जो वोटिंग हुआ है, जिस तरह से मतदान हुआ है, क्या देख रहे हैं आप, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? अगर हम बीजेपी की बात करें तो 14 मंत्रियों का जो है उनकी जो है किस्मत और का फैसला होना है, उनका जो कैरियर है दांव पे है, तो क्या उनमें से सब जीतेंगे, कुछ हारेंगे, तो जो पुराने जो लोग हैं उनको एकोमोडेट किया जाएगा? देखिए, जो मतदाताओं ने जो बम्पर वोटिंग की है उसमें 9 मतदाता जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है उन लोगों ने। और पूरी 28 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमतों से विजय हासिल कर रही है, क्योंकि 15 महीनों में कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को जनता पहचान चुकी थी और इनको पूरी तरह जनता नकारने वाली है। आने वाली 10 तारीख को जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने वाली है। आपके हिसाब से तो ये तो जो 14 मंत्री हैं वो कंटिन्यू ही करेंगे, मतलब आपके यहाँ जो वेटिंग लिस्ट पे जो है वो उनकी किस्मत नहीं खुलेगी? देखिए, उनकी भी किस्मत खुलेगी और ये 14 भी जीतने वाले हैं। जी चलिए, सुनील शर्मा जी आपके पास आऊंगी, आप क्या कहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस बम्पर वोटिंग को, क्या कहेंगे आप? ये जो मध्य प्रदेश में जनादेश का अपमान किया गया, मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया गया, षड्यंत्र पूर्वक जो एक लोकप्रिय सरकार थी जिसको जनादेश जनता ने दिया था, उस जनादेश के साथ विश्वासघात किया गया है। जनता ने अपने साथ हुए धोखाधड़ी और विश्वासघात का आक्रोश दिखाते हुए ये बम्पर वोटिंग की है। और इसमें मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। जी चलिए, मनोज सैनी जी आपके पास आऊंगी। देखिए, ये दावे तो हम लगातार सुन रहे हैं वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद। बात करें तो बीजेपी की, बात करें तो कमलनाथ जी की। इनफैक्ट जो कांग्रेस का जो पेज है, सोशल मीडिया का पेज है, उसमें कमलनाथ जी को वो भावी मुख्यमंत्री करके संबोधित करते हैं। तो जो ये कॉन्फिडेंस है दोनों का, चाहे हम ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही है, आप क्या कहेंगे? जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसकी किस्मत खुलेगी, क्या ये 14 मंत्री कंटिन्यू करेंगे या जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनकी किस्मत खुलेगी? देखिए मुक्ता जी, यदि हम पूरे चुनाव पर एनालिसिस करें और पूरे चुनाव को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे 56 सीटें हैं और दोनों पार्टी को 28-28 मिल जाएंगे, क्योंकि हर किसी का दावा है कि 28 हम जीत रहे हैं, 28 हम जीत रहे हैं, तो ये बड़ा वैसा है। लेकिन जब हम मंत्री की तरफ जाते हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा, तो हमें लगता है एक अनार 100 बीमार जैसी स्थितियां हैं। और जो चुनाव का वोटा परसेंटेज रहा है, खासकर आप बदनावर को देखिए, 83 से ऊपर है, पिछले चुनाव में भी यही था। और बदनावर से राजवर्धन सिंह है चुनाव मैदान में और पुनः मंत्री बनने की तैयारी में है। यदि आप सुभाषरा चले जाते हैं तो वहां भी इसी तरह का वोटा परसेंटेज है, वो भी रास्ता देख रहे हैं। लेकिन वो लोग दूसरा रास्ता देख रहे हैं जिन्हें उम्मीद है कि कहीं शायद बिल्ली के बाग से चीका टूट जाए या कहीं कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि 28 सीटों पर हम जीत कर आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि चंबल ग्वालियर की जब हम देखते हैं तो इस बार सत्ता की चाबी चंबल ग्वालियर के हाथ में है और सर्वाधिक यदि मंत्री है तो वो उसी क्षेत्र से है। गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट को और बाकी जो 2 अन्य जिनका मैं जिक्र कर रहा था उनको छोड़ दिया जाए। पर जैसे ही हम बिंद की तरफ जाते हैं, जिन्हें मौका इस बार मंत्रिमंडल में नहीं मिला था, तो बिंद से ही काफी सारे नाम है, चाहे केदार शुक्ल की बात कर ले या फिर हम बात कर ले राजेंद्र शुक्ल की या फिर गौतम की बात कर ले, तो ये वो लोग हैं जो कुछ तो ऐसे लीडर्स हैं जो 60 के उस तरफ जाने की तैयारी में है। तो वो चाहते किसी भी तरह हमें मौका मिल जाए। विरोध इसलिए नहीं हुआ था कि इंतजार था जैसे ही उपचुनाव होगा तो हमें मौका मिल जाएगा। तो करीब करीब 12 मंत्रियों का इस समय दांव पर है साख, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। और 12 मंत्री में से कितने जीतेंगे ये हमें कहना अभी ठीक नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि लगातार फील्ड में गए हैं, देखे हैं, तो ये तो मानकर चलिए कुछ लोगों का रास्ता तो खुलने जा रहा है। जी मनोज ऊंटवाल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर हम आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें बीजेपी का, तो 2013 में 10 मंत्री चुनाव हारे थे और 2013 में 10 मंत्री चुनाव हारे थे और 2018 में 13 मंत्री चुनाव हारे थे। तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि आप दावा कर रहे हैं कि 28 की 28 सीट बीजेपी जीतेगी, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखें।
देखिए मैडम, 2018 की परिस्थितियां अलग थी। कांग्रेस ने कुछ झूठे वादे जनता से किए हुए थे, जिसमें कहीं ना कहीं जनता को एक लालच सा मन में था, जिस कारण से कई मंत्रियों को नुकसान पहुंचा था। लेकिन ये 15 महीने का जो समय बीता है, उस समय में जनता पूरी तरीके से कांग्रेस के चरित्र को समझ चुकी है, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी भत्ते के नाम पे 4,000 रुपए युवा की जेब में डालने की बात कही थी, जो सरासर गलत निकली। महिलाओं बहनों के साथ इन्होंने गद्दारी की। इन्होंने कहा था 51,000 रुपए हम हर बहन बेटी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में देंगे। पूरे 15 महीने में एक बहन को नहीं मिले इन्होंने। इस तरह के चुनावी वादे जो इन्होंने किसानों के कर्ज माफी की बात की थी कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। इस तरह की जो इनकी कथनी और करनी में अंतर आ रहा है, उस कारण से पूरे मध्य प्रदेश में जनता इनसे नाराज है। आज तो 28 सीटों पर चुनाव है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बढ़त ले रही है। आने वाले समय में इनके पास विपक्ष ही नहीं बचेगा। कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचने वाली बस। चलिए, मनोज ऊंटवाल जी आप और सुनील शर्मा जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। शार्प एट 7 में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्दी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किसकी किस्मत खुलेगी, क्योंकि मंत्री जो हैं लगभग 14 मंत्री जो हैं उनके किस्मत अभी दांव पे लगी हुई है। क्या वो जीतेंगे, क्या हारेंगे? अगर जीतते हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे, शायद विभाग में भी उनके फेरबदल हो। लेकिन अगर हारते हैं तो जितने वेटिंग में जो हैं, जो कद्दावर बीजेपी के पुराने मंत्री रहे हैं, पुराने जो लीडर्स रहे हैं, उनको मौका मिलेगा। सुनील शर्मा जी आपके पास आऊंगी। अभी आपने सुना होगा मनोज ऊंटवाल जी को, उनका कहना है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है वो जनता की, जो जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि जनता 15 महीने के कांग्रेस की सरकार से, उनकी नीतियों से, जिस तरह से उन्होंने जो योजनाएं उनको बंद की, उसके कारण नाराज थी। देखिए, मेरा ये कहना है, ये 15 महीने की बात करते हैं, 15 साल का क्या हुआ? 15 साल में जो हुआ उसका भी तो ये बात करें। 15 महीने की बात करते हैं और जिनके बारे में बात करते हैं वो भी तो सरकार का हिस्सा रहे। तो इनके पास ऐसा कौन सा गंगा जल था जिसको छिड़क दिया सो पवित्र हो गए? तो इनकी और कथनी और करनी में भारी अंतर है। जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है। जब कोरोना महामारी से देश की जनता जूझ रही थी तो इनको मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का ध्यान था, जनता का ध्यान नहीं था। इसलिए जनता ने पूरा का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। और जितने भी मंत्री हैं ये सब हारेंगे, इनसे एक ही नहीं जीतेगा। सब हार जाएंगे, सब हारेंगे सब, क्योंकि इन्होंने जनादेश का अपमान किया, जनता के साथ धोखा दिया है और जनता के साथ धोखाधड़ी की है, जनादेश का अपमान किया है। जनता ने इनको वोट दिया था, कांग्रेस की पार्टी के हाथ के चिन्ह पे दिया था। इन्होंने जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। जनता इनको कतई भी माफ नहीं करेगी। चलिए मनोज ऊंटवाल जी आपसे पूछ लेती हूँ, आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो सुनील शर्मा जी का कहना है कि सब मंत्री हारेंगे क्योंकि धोखाधड़ी हुई है जनादेश के साथ? मैडम, मैं सुनील शर्मा जी को बताना चाहता हूं कि जब कोरोना आया था तब इनके मुख्यमंत्री थे। इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में एक भी बैठक नहीं ली है। हमारे मुख्यमंत्री जब अकेले मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बैठकों का दौर चालू कर दिया था। और इनके मुख्यमंत्री इंदौर में आईफा कप के लिए हीरोइन के कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचा रहे थे। इनको कोरोना की चिंता नहीं थी। कोरोना की विपरीत परिस्थिति में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिस्थिति संभाली है और पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करके पूरे प्रदेश को एक किया है और बचाया है इस महामारी से। और रही बात 15 साल की, हमने 3 लाख से ज्यादा बेटियों के हाथ पीले करने का काम किया है, जिनके ऊपर इन्होंने राजनीति खेल के 51,000 रुपए की बात कही थी। हमने तो 3 लाख से ज्यादा बेटियों के हाथ पीले किए हैं। हमने तो गरीब माता पिता को तीर्थ कराने का काम किया है। इन लोगों ने तो केवल वो योजनाएं बंद करके बैठे थे और पैसा आईफा कप जैसे कार्यक्रमों में लगाते थे। और ये किसानों की प्रीमियम खा गए थे, बीमे की 2200 करोड़ रुपए की, जो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान आते ही उन्होंने 2200 करोड़ की प्रीमियम जमा करके 3000 करोड़ रुपए का बीमा बांटा है जनता में। ये शिवराज जी की बराबरी कभी नहीं कर सकते।
और आने वाले समय में शिवराज सिंह जी चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो तो मुख्यमंत्री हैं ही। वो जो सुनील जी ने कहा, उनका ये आरोप है कि धोखाधड़ी हुई है जनादेश से। मैडम, इनकी सरकार थी और इनके आपस की अंतर्कलह था, आपस के गृह युद्ध हुआ इनके बीच में। भारतीय जनता पार्टी इनको खरीद फरोख्त नहीं की है। 2018 के चुनाव में जब 4-5 विधायक चाहिए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने कोई खरीद फरोख्त नहीं की, तो अब क्यों करेगी? ये अपने ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो कांग्रेस झुकता हुआ जहाज उस पर पंछी उड़ के जाते हैं ना, उसी तरह से आज इनके विधायकों को छोड़ कर जा रहे हैं। ये क्यों नहीं संभाल पा रहे अपने विधायकों को? अभी चलते चुनाव में भी इनके राहुल लोधी जी इनको छोड़कर चले गए। इनके ऊपर सवाल खड़ा होता है, इनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। ये क्यों नहीं रोक पा रहे अपने आप को, अपने विधायकों को? जी सुनील जी, ये बात तो है, ये बात तो हर कोई कहता है, बीजेपी भी नहीं बाकी भी कहते हैं कि आप लोग अपने घर को नहीं संभाल पाए। 22 विधायक एक बार चले गए, फिर चले गए, फिर चले गए, तो आप अपने घर को तो संभाल नहीं पाए ना, कांग्रेस संभाल नहीं पाई। मैं कह रहा हूँ आज नहीं, काफी समय पहले से बेहतर पैदा हुए हैं। और मैं इसे कहता हूँ कुछ विधायकों ने तो वो सब जनता भी क्या चलिए मनोज जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना, दोनों को सुना, दोनों प्रत्याशियों को सुना, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अगर मनोज ऊंटवाल जी इश्यूज की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि धोखाधड़ी हुई, जनादेश के साथ धोखा हुआ है। तो मनोज ऊंटवाल जी का कहना है कि कांग्रेस खुद अपने घर को नहीं संभाल पाई। देखिए, हमें लगता है कि हमारा मुद्दा ही नहीं समझ पा रहे हैं हम, और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चुनाव के मंच पर आज भी वही बातें बोलने जा रहे हैं कि इन्होंने ये किया, हमने ये किया, ये गद्दार थे, ये धोखेबाज थे। दरअसल विषय यही है हमारा कि आखिर अब होगा क्या। अब तो मामला बढ़ चुका है। आपने आपके मुद्दे, कांग्रेस ने अपने मुद्दे रख दिए। कांग्रेस ने कहा हम विकास की बात कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि डबरा का एक नया मामला सामने आया जिसमें कुछ ऐसे शब्द कह दिए गए, बाद में वो भी मुद्दा बन गया। तो हमें लगता है अब इन सब चीजों को तो जनता देख चुकी है और मतदाता ने अपना मत, अपना जो भाग्य है प्रत्याशियों का, वो पेटी में, ईवीएम में बंद कर दिया। लेकिन बात यह है कि जैसे ही ये चुनाव का परिणाम अब सामने आएगा तो स्थितियां कैसी बनेंगी, और स्थितियों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो चीजें दिखाई दे रही, कांग्रेस के अंदर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक अलग तरह से अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हमने आज ही देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता लंच पार्टी के जरिए मुलाकात की। हालांकि उन्होंने कहा कि सामान्य मुलाकात थी, लेकिन चुनाव के दौर में हम लोग के पास एक जरूर विषय आ जाता है इस तरह का, जब आप लंच पार्टी में करेंगे या डिनर पार्टी में करेंगे, ठीक है थकान आप उतारिए, लेकिन ये उसी तरह की लंच पार्टी है, उसी तरह की डिनर पार्टी आने वाले दिनों में कांग्रेस में भी दिखाई देगी कि यदि वहां से कुछ लोग कम हो जाते, जिनको मंत्री, जैसा हमने आपसे बिंद का जिक्र किया, तो चर्चा ये भी है कि जो ज्यादा उम्र की तरफ लोग जा रहे हैं उनकी तरफ कांग्रेस की नजरें लगी। हमारी खुद सज्जन वर्मा से बात हो रही थी या कमलनाथ जी से बात हुई, तो उन्होंने खुद इस बात का कहा कि कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं, और इसी तरह का भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। और राहुल लोधी शायद उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण थे कि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने दामन थाम लिया। तो अब चिंता का विषय यह है कि कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। तो वही है, या बिंद की आप बात कर लीजिए, या महाकौशल से अजय बिश्नोई की बात कर लीजिए, संजय पाठक की बात कर लीजिए, ये वो सब लोग हैं जो मंत्री के एक कतार में खड़े हैं। और जैसा ट्रैक रिकॉर्ड आप पहले की बात 2014 और 18 की बात कर रहे थे, तो हमने देखा है कई ऐसे मंत्री हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा, और वो भी जब सत्ता के साथ जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रहे। और निश्चित रूप से इस बार तो नए लोग हैं, कांग्रेस से आकर बीजेपी का दामन थामा, और अब चुनाव के परिणाम सामने आने वाले। बिल्कुल, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2013-2018 में, तो प्रशासन पूरा जो था वो तो बीजेपी का ही शासन था। उस समय मंत्री लोग हारे। तो अभी तो जैसा आपने कहा कांग्रेस से ये बीजेपी में आए हैं, तो क्या भीतरघात भी उनको सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज हैं। और सही आप कह रहे हैं कि हम लोग को ये बात करनी चाहिए कि अब क्या होगा, किस्मत किसका रहेगा। और आने जाने की जहां तक बात हो रही है, वहां तो हम बार बार सुनते हैं। अगर आपको याद होगा मार्च में जब ये सत्ता परिवर्तन उठापटक चल रहा था, तब भी कमलनाथ जी बार बार कहते थे कि हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं। ये हम लोग लगातार फरवरी मार्च से सुनते सुनते आज हम लोग अक्टूबर नवंबर में आ गए हैं, लेकिन कोई भी हमने देखा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जो है नाम जो है वो कांग्रेस में आया या कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन लगातार हम ये देखते जा रहे हैं कि बीजेपी में लोग कांग्रेस से आ रहे हैं, कांग्रेस से लगातार आ रहे हैं। और अभी बीजेपी अभी फिर से क्लेम कर रही है कि और भी कुछ लोग उनके कांटेक्ट में, और जिस तरह से अगर वो सत्ता के नजदीक है तो जाहिर तौर पे और जो भी लोग हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो मनोज ऊंटवाल जी, आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है, हालांकि ये सवाल मैं फिर से पूछ रही हूं, आपसे फिर से पूछ रही हूं,
क्या लग रहा है कितने मंत्री हारेंगे, कितने जीतेंगे? अब फिर से ये मत कहिए कि 28 के 28 जीतेंगे। मैडम, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा मतदाता मन बना चुका है, ईवीएम में अपनी इच्छा पेश कर चुका है और बहुत ही अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे प्रत्याशी विजयी होने वाले हैं। देखिए, क्योंकि अभी जो 15 महीनों का कार्यकाल रहा है उसमें कहीं भी विकास की बात नहीं हुई है। 15 महीनों में केवल अंतर्कलह हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर देशतापूर्वक कार्रवाई हुई है और जनता पूरी तरह से नाराज थी। वो तो अच्छा हुआ कि इन्हीं के लोगों ने इनकी सरकार गिरा दी, नहीं तो जनता ही इनकी सरकार गिराने वाली थी। लेकिन मनोज जी, आपको ये नहीं लगता कि चलिए ये आपने कहा ठीक है, आप ये बताइए कि क्या आप लोगों ने इस चीज को फेस नहीं किया जिस तरह से कांग्रेस, हम लोगों ने भी कई हम लोग सीटों पे हम लोगों ने भी जो है गए हैं, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, हम लोगों ने देखा है कि गांव गांव तक कांग्रेस जनमानस में ये बताने में सफल हो गई है कि गद्दारी इशू है, समय से पहले चुनाव है, नोट के लिए बिके हैं ये नेता, ये विधायक नोट के लिए इधर आ गए हैं। तो क्या ये चीजें आप लोगों ने नहीं फेस की? देखिए मैडम, मैं जहाँ से प्रत्याशी था वहां पर भी ये स्थिति नहीं थी, लेकिन जहां पर भी पूरे मध्य प्रदेश की हम ओवरऑल बात करें, जो 28 सीटों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि इनके जो बड़े शीर्ष नेतृत्व, जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, जैसे कि हम कमलनाथ जी की बात करें तो एक दलित महिला को, विधायक को, जो उनकी छोटी बहन समान है, उसको गलत शब्दों को उनके लिए इस्तेमाल करते थे। उनके बेटे मेरे यहाँ आकर में आए थे, वो कहते थे कांग्रेस प्रत्याशी को कि 3 तारीख को पंजे का बटन दबाकर इनको अपना दामाद बना लीजिए। इस तरह की हरकतों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जनता भी बहुत इनसे नाराज है, क्योंकि इस तरह की भाषा नहीं होती है। इन्होंने आगर में आके पूरे माता और बहनों का अपमान किया है। ऐसे कोई प्रत्याशी को अपना दामाद बनाता है क्या? कभी कांग्रेस ने किसी को अपना दामाद बनाया क्या ऐसे चुनाव जिताकर? ये चीजें क्या जनता के पीछे काफी नाराजगी व्यक्त कर रही है जनता, मतदाता इनसे बहुत नाराज है। या दिग्विजय सिंह जी की बात ले लें हम, तो वो महिला को 100 टन खरा माल कहते हैं। वो तो पुराना मुद्दा हो गया, बहुत पुराना मुद्दा हो गया मनोज जी। कमलनाथ जी का तो मुद्दा अभी इसी चुनाव का है ना मैडम, आपने देखा कमलनाथ जी का, लेकिन दिग्विजय सिंह वाला जो आप कह रहे हैं वो तो पुराना इशू है। ठीक है, आप कमलनाथ जी को ले लें, आप उनके बेटे हमारे आगर में बोलकर गए हैं कि आपकी भी नॉलेज में होगा कि आपके प्रत्याशी को अपना दामाद बना लीजिए। इन सब चीजों से बहुत नाराज है जनता, बहुत नाराज है इनसे। ऐसे कई प्रकरण आए, महिलाओं के अपमान के इन्होंने किए हैं पूरे प्रदेश में, और 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से उसे उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वो जो कहती है वो करती है। हमने राम मंदिर की बात की थी मैडम, पूरे प्रदेश में इस बात की, पूरे देश भर में इस बात की बड़ाई होती है कि ये पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी और हमने भूमि पूजन भी कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसी कारण से आज हर मतदाता भारतीय जनता रुझान रखता है और आने वाले 10 तारीख को कमल ही कमल खिलेगा, 28 सीटों खिलने वाला है। चलिए मनोज जी, आपने भी कई जो है लगभग सारे विधानसभा सीटों का आपने भी दौरा किया, क्या कहेंगे आप जिस तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज है बीजेपी की, नहीं कमल का फूल ही खिलेगा, 28 के 28 वो जीत रहे हैं? देखिए, लवरेज तो दोनों है और एक कह रहे हैं, एक सर्वे के आधार पे बात कर रहे हैं कि हमारा सर्वे है करीब करीब 24 से ज्यादा सीटें हम जीत कर आ रहे हैं, लेकिन ये सर्वे अभी गले नहीं उतरता, क्योंकि जहां भी विधानसभा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर हम सब गए हैं, हमने देखा है, तो हमें लगता है ये जल्दबाजी है, क्योंकि कई दफा सर्वे इस तरह भी रिजल्ट लेकर आए हैं कि जो आपने सोचा वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन निश्चित रूप से जब चुनाव मैदान में 2 पार्टियां होती है तो हर मुखिया ये चाहता है कि जीत हमारी पार्टी होगी, हमारी टीम जीतेगी। लेकिन चिंता यही है अभी सभी के अंदर कि यदि हम मंत्री नहीं बना पाए या जो बन पाए तो उनके कारण दूसरे नाराज ना हो जाए, तो उनका इंतजार कांग्रेस को है। और कांग्रेस में यदि कुछ सीटें कम रह गई तो फिर वही एक भागदौड़ दिखाई देगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ लोग और आते दिखाई देंगे, क्योंकि चर्चा ये भी है कि 4-5 लोग नए आने वाले, यदि 4-5 लोग और नए आते तो फिर वही शर्त दिखाई देगी। तो अभी हमें लग रहा है कि मंत्री कौन बनेगा? अजय बिश्नोई आज दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी में, संजय पाठक आज दिखाई दिए, या फिर नागेंद्र सिंह जो कि वहीं से आते हैं बिंद से, वो भी दिखाई दिए। केदार शुक्ल की काफी चर्चाएं चल रही है कि विधानसभा में वो अध्यक्ष के बतौर जा सकते हैं। गौतम की बात ऐसी चल रही, वो भी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, 60 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे चेहरे, कई ऐसे नाम हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे। लेकिन मुक्ता जी ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए इनकी वापसी हो गई,
तो फिर जाएंगे कहां? और इसी बात का इंतजार कांग्रेस को है, और इसीलिए ये तमाम तरह की डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल पार्टियां, ये तमाम तरह की लंच चीजें दिखाई दे रही, डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी, ये सब दिखाई दे ये रही है। अभी चलेगा, अभी और तो अभी ये बिल्कुल बहुत चलेगा। जी 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 बोले। और अभी चलने वाला है, और चलने के पीछे वजह भी यही है कि एक एक व्यक्ति को साधना। चर्चा ऐसी भी है कि कांग्रेस से 12 से 13 लोग कांग्रेस के संपर्क में है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस के कई सारे लोग बीजेपी के संपर्क में है। पर चुनाव के परिणाम, चुनाव का जो 83% के आसपास कुछ क्षेत्रों में गया है, और चंबल ग्वालियर के वो क्षेत्र जहां से परसेंटेज की अच्छी उम्मीद की जा रही थी, वहां पर गिरा है तो निश्चित मानकर चलिए कि रिजल्ट कुछ और आएंगे, और रिजल्ट आएंगे तो फिर, और इसी ऊहापोह में इस समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों उलझी हुई है कि आखिर जीतेगा कौन, परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। और इसीलिए 28 दूनी 56 दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 56 लोग जीत कर आने वाले, पर जीतना 28 को ही है। पर 28 में से कितने मंत्री जीतेंगे, कितने हारेंगे, पर एक लंबी कतार है जो मंत्री बनने के लिए नींद में मुझे लगता है कि जाग रहे हैं, रोज सपना देख रहे हैं कि अब मैं मंत्री बन जाऊंगा, ये हार जाएगा। और कुछ लोग वो है जो कांग्रेस से आकर मंत्री बन गए, उनको लग रहा है ऐसा ना हो कि ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, ना सड़क पर रहेंगे ना कहीं और दिखाई देंगे। तो हमें लगता है एक अलग तरह की चीजें हैं। अगर जिस तरह से बीजेपी बार बार कह रही कि उसके बहुत अच्छे सीट्स उसको मिलेंगे, और अगर इसमें से कुछ मंत्री जीतते हैं और कुछ कांग्रेस से फिर आ जाते हैं बीजेपी में, तो फिर वही वाली स्थिति रहेगी कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, जैसा आपने कहा, वो नींद में भी जाग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री बन जाए शायद, तो उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? अगर कांग्रेस वाले ही सारे के सारे मंत्री पद ले जाएंगे तो फिर बीजेपी के जो जितने वरिष्ठ नेता है उनका क्या होगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या? क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि अभी जो है गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मोहित शेजवार को नोटिस दिया गया कि आप लोग क्यों ये भीतरघात कर रहे थे। तो ये तो खुल के सामने आ गया है। तो ऐसे तो कितना हो रहा होगा। तो बीजेपी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके सामने अभी क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या होगा अगर ये कांग्रेस के सारे लोग जीत जाते हैं और मंत्री में कंटिन्यू रहते हैं और भी कुछ कांग्रेस के लोग आ जाते हैं। तो मनोज ऊंटवाल, जाते जाते एक लाइन में क्या कहेंगे आप? 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय हो रही है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा, हम लोग को शुभकामनाएं। सुनील शर्मा जी, आप क्या कहेंगे एक लाइन में जाते जाते? हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए मनोज जी, जाते जाते आप क्या कहेंगे एक लाइन में? बिल्कुल। देखिए, नींद हमें लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हराम है। नींद हम लोग मीडिया जैसे वाले हमारी भी हराम है कि आखिर चुनाव में होने क्या वाला है, क्योंकि ये पहली दफा है। एक तो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, और 28 सीटों पर उपचुनाव होने के बाद कोविड के दौर में जिस तरह का बम्पर वोटिंग हुआ है, वोटिंग बम्पर इसलिए सिर्फ कोविड के कारण कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले जब 2018 में चुनाव हुए थे तो उससे ज्यादा था। लेकिन अभी बहुत लोगों की नींद उड़ना बाकी है, क्योंकि जो लोग यदि जीत कर आ गए तो जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं उनका रास्ता कांग्रेस देख रही है, और जो लोग बनने वाले हैं उनका रास्ता कोई और देख रहा है। तो ये इंतजार करेंगे हम सब, पर ये मानकर चलिएगा 10 तारीख को फिर से हम लोग नींद उड़ने वाली है और उड़ी हुई है। 10 तारीख को दोबारा से बात करेंगे। चलिए मनोज ऊंटवाल जी आपका और सुनील शर्मा जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किसकी खुलेगी किस्मत, क्योंकि जो है मंत्री हैं उनकी किस्मत दांव पे लगा हुआ है। कितने उनमें से कितने हारेंगे, कितने जीतेंगे, क्योंकि जो अगर वो जीतते हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे, और वो हारेंगे तो जो एक लंबी तादाद की वेटिंग लिस्ट जो है बीजेपी में जो तैयार बैठे हुए हैं, जो पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, जो मंत्री रहे हैं पिछले कार्यकाल में, उन लोगों की नींद उड़ी हुई है कि उनका फिर समय कब आएगा, उनका टाइम कब आएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?